हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 105। लास्ट क्लास में हम विभव के बारे में पढ़ चुके हैं और बिल्कुल लास्ट में टॉपिक था समविभव पृष्ठ। तो कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जैसे हमें समविभव पृष्ठ कुछ दे रखे हैं कि किसी जगह समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से है, ये है इधर की ओर कुछ एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये एंगल है 30 डिग्री हमारे बता रखा है, 30 डिग्री बता रखा है। और ये जो समविभव पृष्ठ है, इनके विभव की वैल्यू बोल रखी है, ये कुछ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र बताना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है, समविभव पृष्ठ 10, 20, 30 वोल्ट बता रखी है और ये कोण पे। तो देखिए, समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के लिए हमें जो रिलेशन पता है वो ये है कि समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, और समविभव पृष्ठ की मतलब विद्युत बल रेखाओं की दिशा में समविभव पृष्ठ पे विभव कम होगा। तो इनके ये तीनों समांतर है, तो विद्युत बल रेखा इन तीनों इनके लंबवत होंगी, ये हुई। तो ये विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव कम होना चाहिए, इसलिए ऊपर की ओर ही होंगी, क्योंकि दो डायरेक्शन संभव थी, ऊपर या नीचे। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई अपने लिए, सही है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई, और ये विद्युत क्षेत्र ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र 60 डिग्री एंगल पर इधर की ओर है, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आई है। विद्युत क्षेत्र आया है इस तरफ 60 डिग्री एंगल पर। वैल्यू कितनी है विद्युत क्षेत्र की, तो वैल्यू कैसे निकालें? तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू विभव दे रखा है या विभवांतर दे रखा है, उससे लिखे। नियत विद्युत क्षेत्र है तो बोल सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आर का नेगेटिव। अब डायरेक्शन तो पता है, तो नेगेटिव का रोल कुछ नहीं है अभी हमारे लिए केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे लिखाएंगे? विभवांतर बटा डेल्टा आर। लेकिन ये ध्यान रखना कि आर की दिशा में विभवांतर लिख रहे हैं यहाँ पे, आर की दिशा में। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओ। एक चीज मिस कर दी अपन ने, ये निर्देशांक जो है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से जहां से कट करता हुआ जा रहा है। तो विभवांतर बटा डेल्टा आर लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमें गति करना है और विभवांतर लिखना है, तो ये लिखना है दूरी कितनी है, तो इसको बोलेंगे डेल्टा आर। तो E बराबर आ गया विभवांतर, यहां से यहां जब जाएंगे तो विभव में अंतर आएगा 10 का, मॉड लिख रहे इसलिए प्लस 10 लिख रहा हूं। और ये दूरी कितनी है, तो इस त्रिभुज से देखो, ये 1 इकाई है, ये इस तरह से लाइन लंबवत है, ये कोण 30 डिग्री है, ये 30, ये 1, तो ये साइन कंपोनेंट आएगा, ये आएगा 1 साइन 30 के बराबर, सही है। तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 1 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 20 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन पर मीटर। इस तरफ ये डायरेक्शन हो गई। सदिश रूप में लिखना है पूरा, तो इसके घटक करके लिख दो। E बराबर x घटक आएगा नेगेटिव 20 cos 60, y घटक आएगा पॉजिटिव 20 sin 60 जे कैप। तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई 10 I कैप प्लस 10√3 जे कैप। आ गया फाइनली। तो ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला है, हमें कुछ समविभव पृष्ठ बता रखे हैं, उनके आधार पे बताना है विद्युत क्षेत्र। तो कुछ इस तरह से समविभव पृष्ठ, यहां पे 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, कोई पॉइंट है ए बी सी, इस तरह से मान लो, ठीक। अब पहला तो ये बताना है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है। दो आसपास वाले पॉइंट ले लेते हैं एक बार, ये इधर।
तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है और विद्युत क्षेत्र कहां पे जाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा व इसके परिमाण की तुलना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र होगा समविभव पृष्ठ के लंबवत। यहां पे लंबवत ड्रॉ करोगे तो इस तरफ आएगा, यहां पे लंबवत ड्रॉ करोगे तो इस तरफ आएगा। और जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है उस दिशा में विभव कम भी होना चाहिए, इसलिए इधर ही आना है। अब ये घूमता हुआ है तो इस तरह से कर लेते हुए ये विद्युत क्षेत्र अपना है। बात समझ में आई क्या? विद्युत क्षेत्र हो गया, डायरेक्शन ये हो गई। और ज्यादा कहां पर है? तो यहां पर थोड़े से हिस्से में, मान नहीं निकाल रहे, केवल कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक जाने पर विभवांतर 10 का आ रहा है, यहां से यहां तक जाने पर भी विभवांतर 10 का आ रहा है। लेकिन यहां पे ज्यादा दूरी है, दूरी ज्यादा है, यहां पे दूरी कम है। तो जहां पे नीचे वाला पद कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ए पर दूरी कम, सॉरी बी पर कम, तो बी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा है ए से। ठीक है, तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र को समविभव पृष्ठ से कंपेयर कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमें विभव बता रखा है v बराबर कुछ 3xyz ऐसे मान लो। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो, विभव से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अगर एक ही वेरिएबल होता तो dv/dr का नेगेटिव कर देते। मल्टीपल वेरिएबल है तो E बराबर आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट v। इस तरह से हमें ज्ञात करना है। तो लिख दो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, z के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है इसको, v को। और v कितना है? 3xyz। मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या डिफरेंशिएशन सीधा करते जाओ कि जब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो केवल x को वेरिएबल मानना है, बाकी कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। x बचेगा जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1 हो गया, बाकी बच गया 3yz। तो माइनस 3yz, माइनस चलो बाहर छोड़ो, 3yz यहां पे आ गया, साथ में आई। ऐसे ही ये जब y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट बाहर आ गए, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गए 3xz। y का केवल डिफरेंशिएशन करना है, 1 j कैप लिखा हुआ है इसलिए। इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं z के सापेक्ष, तो 1 z वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, z का अकेले का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं विभव से। समविभव पृष्ठ दे रखा है तो उनसे, समीकरण दे रखा है तो समीकरण की सहायता से। अब इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र हो या कोई सा भी हो, किसी क्षेत्र में कोई आवेश यहां पर रखा हुआ है, इस आवेश की हमें स्थितिज ऊर्जा बतानी है कितनी है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए रेफरेंस लेते हैं अनंत पे 0, क्योंकि जैसे विभव किसी पॉइंट का डिपेंड करता है रेफरेंस कहाँ लिया है, वैसे ही स्थितिज ऊर्जा भी निर्भर करती है कि रेफरेंस कहाँ लिया। अनंत पे 0 मानते हैं, फिर इस पॉइंट पर इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए यह है कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। वैसे तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, लेकिन ला रहे हैं अनंत से
और अनंत पे कितना होता है 0, तो ये इसके बराबर होगा। तो मेन डेफिनेशन तो ये है, लेकिन अनंत पे कितना ले रखा है 0, तो किसी भी आर स्थिति पे माइनस बराबर माइनस टाइम्स डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, ये इतना जाएगा, इतना स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब यहां पर अगर ध्यान हो तो डिवाइड बाय आवेश किया हुआ था तो विभव था ये, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आवेश से गुणा कर दो, आवेश इंटू विभव कर दो, ये आ गया। क्योंकि डिवाइड बाय आवेश विभव था, इंटू आवेश डिवाइड बाय आवेश, ये विभव लिख दिया, ये माइनस ये, तो स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं आवेश इंटू विभव। मतलब यहां पे कोई आवेश रखा हुआ है, पूछा इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो आवेश को विभव से गुणा कर दो, इसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो जितने भी हमने विभव निकाले हैं सब में वहां पे आवेश रख के उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। सही है, तो ये तरीके हमारे पास रहेंगे, आगे ये तरीका अपन काम में लेंगे कैलकुलेशन में हमेशा। तो फाइनली डेफिनेशन क्या हो गई, अनंत से किसी स्थिति तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश पर किया गया कार्य, उस स्थिति पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अनंत से ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, उस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा बोल देंगे अनंत से आर तक लाने पर। फिर दूसरा, इसको हम बोल रहे हैं बटा आवेश इंटू आवेश, और ये है विभव, तो स्थितिज ऊर्जा किसी आर स्थिति पे क्या हो जाएगा, आवेश इंटू उस स्थिति पर विभव। तो इस तरह से हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं किसी आवेश की। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कुछ बचा नहीं है अब, क्योंकि विभव हमने कैलकुलेट कर रखा है, इंटू आवेश करेंगे, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी किसी भी। अब कुछ क्वेश्चंस है स्थितिज ऊर्जा पे, वो करते हैं। तो एक कोई गोला है, इस पर आवेश है, समान रूप से आवेश वितरण है, त्रिज्या आर, आवेश क्यू, या बिंदु आवेश ले लो। कि एक बिंदु आवेश क्यू है जो फिक्स है, और काफी ज्यादा दूरी से एक क्यू आवेश को इसकी तरफ फेंक दिया वी वेग से, यू वेग से। तो अधिक दूरी से एक बिंदु आवेश क्यू को यू वेग से क्यू की ओर फेंका जाता है, तो क्यू की, कैपिटल क्यू से न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। इसको यहां से फेंक दिया, इसकी तरफ आ रहा है धनावेश, धनावेश प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण वेग कम होता जाएगा, कम होता गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेग कम होते होते जीरो हो जाएगा, और जैसे ही वेग जीरो हो गया वो इसकी न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि इसके बाद अब दूर ही जाना है वापस इसको। तो यहां पर न्यूनतम दूरी के अनुसार कंडीशन क्या आई कि जब वेग जीरो है तब बताना है। तो वेग एक जगह पता है u, लास्ट वाला वेग पता है 0, हमें यहां पे वेग दे रखा है, यहां पे वेग पता है, दूरी निकालनी है, ऊर्जा संरक्षण या कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो। अब ऊर्जा संरक्षण कब लगता है, जब भी संरक्षी बल होते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय कब लगती है, हमेशा लगती है, ठीक है ना। तो इसको हम काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए ऊर्जा संरक्षण लिख रहा हूं मैं, क्योंकि संरक्षी बल ही है। ऊर्जा संरक्षण से पहले की स्थितिज ऊर्जा प्लस पहले की गतिज ऊर्जा बराबर बाद की स्थितिज ऊर्जा प्लस बाद की गतिज ऊर्जा। कोई असंरक्षी बल नहीं है, इसलिए ये लगा रहा सीधा, पहले की स्थितिज ऊर्जा
स्थिति ऊर्जा क्या लिखेंगे, आवेश इंटू विभव, आवेश Q, इसके कारण अनंत पे विभव, यही हुआ, ये होगी पहले की स्थिति ऊर्जा। शुरुआत की गतिज ऊर्जा हाफ m(u²), बाद की स्थिति ऊर्जा यहां पे आ गया, मान लो d दूरी पे, न्यूनतम दूरी ये है, वेग जहां पे 0 हुआ, तो बाद की स्थिति ऊर्जा क्या आएगी, आवेश इंटू बाद का विभव d दूरी पे, प्लस गतिज ऊर्जा लास्ट की 0। अब अनंत पे बिंदु आवेश के कारण अनंत पे विभव कितना होता है, वैसे तो किसी भी r स्थिति पे होता है k3/r, अनंत पे 0, तो ये आ गया 0 + हाफ m(u²) बराबर Q इंटू d दूरी पे विभव बिंदु आवेश के कारण k3/r। तो हम स्थितिज ऊर्जा फिर बोल सकते हैं अब अगली बार से कि बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी k(q)/r, ये होता है k(q)/r, ये आ गया k(q)/r। पूछा है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आ गई, बाकी डिवाइड में ले गए, 2 ऊपर चला गया, mu², ये न्यूनतम दूरी है, इतनी न्यूनतम दूरी तक ये जा रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, क्योंकि अकेले एक आवेश की तो ऊर्जा हम लिख पा रहे हैं Q इंटू V, आवेश इंटू विभव, या बिंदु आवेश हैं दोनों तो k(q1 q2/r). अब लिख रहे हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन वही है जो एक आवेश के लिए थी, कि एक आवेश के लिए क्या बोल रहे थे, अनंत से किसी स्थिति तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब निकाय के लिए भी यही है कि किसी निकाय को अनंत से सारे आवेश को लेके आओ निकाय के, तो उसमें जो भी कार्य होगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या बोलेंगे इसको, अनंत से निकाय के प्रत्येक बिंदु आवेश को उसकी स्थिति तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सही है। तो कोई निकाय में हर एक बिंदु आवेश को हमें अनंत से लाना है, फिर उसकी ऊर्जा लिखनी है। तो जैसे कुछ आवेश है, एक निकाय बना हुआ है कुछ आवेशों से मिलकर Q1 Q2 Q3 Q4, और इनकी ऊर्जा हमें लिखनी है। तो क्या करना है, अनंत से आवेशों को लाना है, प्रत्येक बिंदु आवेश को अनंत से लाना है, लेकिन ये नहीं मानना कि पहले से कोई रखा हुआ है या सबको साथ ला रहे हैं। साथ में लाके तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एक एक लेके आते हैं। तो सबसे पहले जैसे इस स्थिति पे ये रखा हुआ नहीं है, ये भी अपनी जगह नहीं था, ये भी अपनी जगह नहीं है, ये भी नहीं है, इस जगह इनको लाके रखना है। सबसे पहले Q1 को लाते हैं जरा अनंत से, Q1 को अनंत से यहां पर लाए, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, या ये बोल दो कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। बात वही है ना, हमें क्या करना है, अनंत से यहां तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य लिखना है, एक का, फिर दूसरे का, तीसरे का, और ये किसके बराबर है, -Q डेल्टा V के बराबर है। इसको यहां से यहां लाने में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अनंत पे क्या मान रहे हैं, 0। तो मैं बोल सकता हूं कि इसको जब यहां पे रखा तो जो आवेश इंटू विभव है वो हो गया, या बिंदु आवेश है तो k(q1 q2/r) हो गया। तो हम बात करते हैं पहले आवेश से, Q1 को लाने पर, यहां से यहां लाने पर इसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा का पार्ट आया
या W लिखना है विद्युत क्षेत्र का विरुद्ध। ठीक है, क्या लिखेंगे? माइनस Q1 और डेल्टा V। अनंत से ला रहे हैं प्लस, अनंत से ला रहे हैं तो हम लिख सकते हैं विभव अंतिम स्थिति पे जहां पे ला रहे हैं उसको, और शुरुआत में 0। तो विरुद्ध किया गया कार्य कितना आ गया? Q1 इंटू V1। तो सीधा ये लिख रहा हूं, अगली बार से सीधा ये लिखना है कि यहां पे इसका विभव कितना होता। Q1 को लाए, Q1 को जब यहां रखा हुआ है तो यहां पर विभव कितना है? ये है क्या? नहीं है अभी। ये है क्या? ये भी नहीं है। ये है क्या? ये भी नहीं है। कोई नहीं है, तो इसमें पहले में किया गया कार्य कितना आया? 0। बात समझ में आ गई क्या? जब पहले आवेश को अनंत से ला रहा हूं, कोई काम ही नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं है पहले से। Q2 को Q2 को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है कितना लिखूं? सीधा लिखूं ना, आवेश इंटू विभव, आवेश इंटू विभव। V चलने दो, अभी थोड़ा क्या है, थोड़ा आगे भी 1 2 3 ऐसे पद बनेंगे। तो इस आवेश को हमने रख दिया पहले से, अब इसको लेके आए थे, तो अब इसको लाए थे अनंत से, इधर पास पास नहीं थे पहले, ये आसपास आपस में दूर भी थे, अब इसको लाके रख रहे हैं। अब इसको लाके रख रहे हैं तो पहले से है ना विद्युत क्षेत्र इसका, तो इसके कारण विभव लिखेंगे। तो यहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? इसके कारण विभव लिखना पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा Q2 और V1 के कारण विभव, तो ये आ गया KQ1 Q2 बाय R12। सही है ना? विभव क्या लगेगा? KQ बाय R, और ये हो गया KQ1 Q2 बाय R। बात समझ में आ गई क्या? विभव लिखा है इसके कारण यहां पे। अब ये 2 के कारण, तो Q3 को लाने में, जब Q3 को ला रहे हैं तो Q3 इंटू विभव, लेकिन विभव किस किस का है? Q3 को ला रहे हैं जब, तो पहले से प्रेजेंट है ये दोनों पहले से प्रेजेंट है, तो यहां पे विभव किसका? दोनों का लिखना पड़ेगा। तो W3 बराबर KQ1, ये Q3 बाय R13, Q2 Q3 बाय R23। तीसरे को लाए, तो पहले को लाए कोई पद नहीं था, दूसरे को लाए 1 पद बना, तीसरे को लाए 2 पद बने, अगले को लाएंगे 3 पद बनेंगे, 4 पद बनेंगे, ऐसे बनते जाएंगे। तो कुल कार्य क्या आ गया? W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे सारे भी जो जोड़ना है, तो सबको जोड़ दिया। तो जरा देखो इसमें जो लिखा हुआ है, पहला तो 0 है, लिख देता हूं एक बार के लिए, KQ1 Q3 बाय R13 ऐसे आएंगे। इस वाले पद को देखो तो ये लिखा हुआ है KQ1 Q2 बाय R12, ये ऊर्जा लिखी हुई है पहले और दूसरे की वजह से, पहले दूसरे की ऊर्जा KQ1 Q2 बाय R, ये दूसरे तीसरे की ऊर्जा लिखी हुई है, ये पहले तीसरे की ऊर्जा लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, और इसी को कुल ऊर्जा बोल रहे हैं। तो कुल निकाय की ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य सारा कितना आ गया? U12 U23 U34 13। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पेयर बनते वो सारे हैं, कहीं पे भी Q1 स्क्वायर नहीं बनेगा, Q2 स्क्वायर Q3 स्क्वायर नहीं बनेगा। Q12 एक बार आ गया तो दोबारा Q12 आना नहीं है, इसमें Q12 आया नहीं, पहले को लाए तब कोई नहीं पता है, दूसरे को लाए तो पहली बार आया Q12 तो एक ही बार आया। ऐसे Q13 यहां पे आ गया, Q31 कभी नहीं आना। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे एक एक बार लिखे हुए, तो जितने भी युग्म बने सारे युग्म बना के जोड़ दो। तो तरीका क्या है निकाय की ऊर्जा लिखने का? इसको लाए थे निकाय की ऊर्जा निकालने का, कि हर एक आवेश को बनाओ अनंत से लाके, फिर उसकी ऊर्जाएं जोड़ दो। फिर दूसरा ये है कि हर एक का पेयर बना के जोड़ दो। तीसरा तरीका है कि हर एक की ऊर्जाएं लिखो और डिवाइड बाय 2 कर दो, इससे भी बोल सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या बोला कि हर एक की ऊर्जा लिख के आधा कर दो,
कैसे बोला हुआ है जरा देखो, पहले की ऊर्जा लिखते, अब ला नहीं रहे, वो तो पहला तरीका था। पहला तरीका था हर एक को लेके आओ, दूसरा तरीका है कि सारे पेयर बना दो, तीसरा तरीका है कि एक की ऊर्जा लिखो, दूसरे की लिखो, तीसरे की लिखो। तो जब मैं पहले की ऊर्जा लिख रहा हूं तो पहले का दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, पहले का तीसरे के साथ होगा, पहले का चौथे के साथ होगा। ये लिखूंगा ना कि यहाँ का विभव लिखूंगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से इंटू आवेश, ये पद बनेगा। ऊर्जा से लिख रहे हैं। दूसरे की ऊर्जा लिखोगे तो 2 1 का पेयर बनेगा, 2 3 का पेयर बनेगा, 2 4 का पेयर बनेगा, ये होगा ना। दूसरे की जब ऊर्जा लिख रहे हो अकेले दूसरे की, तो यहाँ का विभव इंटू यहाँ का आवेश, तो इसका V1 Q2, V4 Q2, V3 Q2, ये लिखे हुए। ऐसे ही तीसरे का लिखेंगे तो U 3 ही ले लेंगे, चलो 4 ठीक है। तीसरे के लिखेंगे तो 3 1, 3 2, 3 4। 4 के लिए लिखेंगे तो 4 1, 4 2, 4 3। सारे पेयर बनाए, सभी की ऊर्जा लिखी, सॉरी डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो देखो 1 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, दोनों एक ही चीज है, K Q1 Q2 बाय R। 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, डबल बार है। 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर है, डबल बार है। 2 3 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है, 2 4 4 2, 3 4 4। सारे 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो सारे 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो आधा करने पर सारे 1 बार काउंट हो गए, और सारे 1 बार काउंट हो गए, उसी को ऊर्जा बोल रहे हैं। तो कुल निकाय की ऊर्जा ज्ञात करने का तरीका फिर एक ये। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि कुल ऊर्जा अगर हमें लिखनी है निकाय की, तो एक तो तरीका यह है कि एक एक आवेश को अनंत से लाओ और फिर निकाय की ऊर्जा लिख दो। ये फिर दूसरा तरीका क्या है, सारे युग्म बना दो, रिपीट नहीं करना है कोई भी युग्म, और 1 2 और 2 1 एक ही है। तो देखो कुल ऊर्जा, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि जितने भी पेयर है सारे पेयर बना दो, एक के फिर दूसरे के, 2 का 1 के साथ पेयर बन गया, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ 2 के साथ बन गया 4 के साथ, ये कुल ऊर्जा हो गई। या अगला तरीका क्या है कि पहले की ऊर्जा लिखो, दूसरे की लिखो, तीसरे की, चौथे की, 5 है तो पांचवे की, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये ऊर्जा ज्ञात करने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो निकाय की कुल ऊर्जा हम कुछ इनसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और U12 का मतलब क्या है, आवेश इंटू विभव। Q1 लिख दो इंटू विभव दूसरे का लिख दो, और दूसरे का विभव कितना होगा, K Q बाय R, तो इसलिए ये K Q1 Q2 बाय R ही बनेगा, ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। चार आवेश है, 3 ही ले लो पहले। तो एक त्रिभुज के कोनों पर, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश रखे हुए हैं, ये दूरी है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तीन तरीके थे, एक एक लाके अगर लिखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, पेयर सारे बना सकते हो, या एक की ऊर्जा लिखोगे तो दूसरा भी वैसे दिखेगा, तीसरा भी वैसे दिखेगा, वो भी काम में ले सकते हैं। तो देखो किसी एक आवेश की ऊर्जा में लिख रहा हूँ, इसकी ऊर्जा लिख रहा हूँ, तो इसकी ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इनकी वजह से विभव इंटू इसका आवेश, ये है ना। इसकी ऊर्जा मतलब यहाँ पे विभव इंटू इसका आवेश, दोनों का विभव इंटू आवेश, या विभव इंटू आवेश करोगे तो वो आएगा K Q1 Q2 बाय R, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तो विभव यही होता है, तो K Q1 Q2 बाय R। इसके कारण K Q1 Q2 बाय R,
तो एक की ऊर्जा ये आ गई। अब ये कितना है 2kq²/a। पहले की जितनी ऊर्जा है उतनी दूसरे की है, उतनी तीसरे की है। वही इसकी ऊर्जा लिखोगे तो वही दो आवेश, वही दो आवेश। तो हम जो तीसरा वाला मेथड है वो काम में ले रहे हैं। तो कुल ऊर्जा कितनी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की ऊर्जा जोड़ो सबकी और आधा कर दो। तो कुल ऊर्जा हो गई 2kq²/a का 3 गुणा और फिर आधा करना है, तो 3kq²/a। ठीक है, ये तीसरा मेथड। दूसरे से करते सपोज, तो दूसरे मेथड से क्या था, हर एक का पेयर बना दो। तो 1, 2 और 3 में कितने पेयर बनेंगे, 1, 2, इधर बन चुका, 3 पेयर बनेंगे। कि पहले 1 के सारे बना दो, फिर 2 पे आओ, फिर 3 पे आओ, ऐसे। तो कुल ऊर्जा लिखेंगे तो पहले की ऊर्जा दूसरे से, पहले की ऊर्जा तीसरे से, पहले के पेयर हो गए। फिर दूसरे की ऊर्जा पहले से लिख चुके हैं, अब आगे बढ़ना है तीसरे से। तीसरे की ऊर्जा कुछ नहीं बचा, बना चुके पेयर, ये 3 पेयर बने। तो Q12 क्या हुआ, K, Q1, Q2 इनके बीच की दूरी a। U13 क्या हुआ, पहले और तीसरे के बीच की दूरी a, ये ऊर्जा। 23 K, Q1, Q3/a, और ये आ गया 3kq²/। तो इससे लिख दो। तो दोनों से एक ही चीज आनी है कि हर एक की ऊर्जा लिख के जोड़ दो, आधा कर दो, या सारे पेयर बना दो। अगला क्वेश्चन वर्ग है। ए भुजा का वर्ग है, इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब। सारे आवेश एक जैसे हैं, पेयर बना दो सबके साथ, पेयर बना के फिर लिख दो। या फिर एक की ऊर्जा लिखो, चारों की एक जैसी है तो 4 बार जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये तरीका ही काम में ले रहा हूँ कि पहले की ऊर्जा लिखूंगा, दूसरे की लिखूंगा, तीसरे की, चौथे की, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। पहले की ऊर्जा, इसको पहला बोल दिया, इसके साथ इंटरेक्शन आएगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, या इन तीनों का विभव लिखेंगे, इंटू आवेश करेंगे। तो पहले की ऊर्जा उसकी वजह से K, Q1, Q2/r²। इसकी वजह से ऊर्जा K, Q1, Q2 ये दूरी कितनी आ जाएगी, √2 है, विकर्ण इसका। इससे ऊर्जा लिखनी है kq²/a। तो हमने इसकी ऊर्जा लिख दी इन तीनों के कारण। एक की ऊर्जा हो गई, चारों की ऊर्जा एक जैसी आनी है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 4 गुणा करना है, ये जोड़ना है ना, डिवाइड बाय क्या करना है, 2। 2 तो ये आ गए, 2 और आ जाएगा 4, kq²/a पहले कॉमन ले लो, 2 भी रहने दो बाहर ही, ये आ गए 2 प्लस 1/√2। ये इस निकाय की कुल ऊर्जा। पेयर बना के भी लिखोगे तो भी यही आएगा। तो इस तरह से हम निकाय की कुल ऊर्जा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेश Q, स्मॉल q, फिक्स नहीं है, गति कर सकता है द्रव्यमान में, स्थिर जरूर है। दूसरा एक और आवेश Q है लेकिन ये गति कर रहा है, कहीं कोई और क्षेत्र नहीं है, केवल ये दोनों ही है, निर्वात में है। तो यदि निर्वात में हो, मतलब ग्रेविटी भी नहीं हो, निर्वात का मतलब तो वैसे वायु बिना बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटी भी नहीं मान रहे,
तथा सीधा, तो इनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। दोनों एक जैसे आवेश है, समान द्रव्यमान, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब पिछले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले में ये फिक्स था, स्थिर नहीं, बिल्कुल दृढ़ था, गति करने के लिए फ्री नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन इसमें गति करने के लिए फ्री है, लेकिन अभी रुका हुआ है। जैसे ये आवेश आगे आएगा, बल लगा, इस पे भी लगा, तो ये धीरे हुआ, ये तेज हुआ, ये और धीरे हुआ प्रतिकर्षण के कारण, वो और तेज हुआ। तो उसके कारण क्या होगा, ये भी गति करेगा और ये भी गति कर रहा है। अब ये हो सकता है आगे जाते जाते कहीं ना कहीं रुक जाए, फिर वापस आए, लेकिन उस पर तो बल उधर ही लगना है लगातार। तो अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इस पर बल हमेशा ही इधर लगेगा, तो ये तो वेग बढ़ता ही जाएगा। तो अगर इसका वेग बढ़ रहा है, अब जैसे दो सिचुएशन, दो आदमी मानो कि एक आदमी आगे है, एक पीछे। अगर पीछे वाला धीरे धीरे भाग रहा है और आगे वाला तेज भाग रहा है, तो उनके बीच में अंतराल बढ़ेगा। आगे वाला तेज भाग रहा है तो आगे वाला धीरे भाग रहा है, पीछे वाला तेज भाग रहा है, उनके बीच में अंतराल लगातार कम होगा। पीछे वाला तेज भाग रहा है तो पकड़ेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर दोनों का वेग बराबर है तो बराबर गैप रहेगा, जितना ये आगे भागेगा उतना ये भागता जाएगा। तो न्यूनतम दूरी वाली स्थिति कौन सी हुई, अगर इसका वेग ज्यादा है तो दूरी कम हो रही है, इसका वेग ज्यादा है तो दूरी बढ़ रही है। तो न्यूनतम दूरी के टाइम पर मतलब शुरुआत में इसका वेग ज्यादा है, इसका कम है, तो शुरुआत में दूरी कम हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसका वेग ज्यादा होने लगेगा तो दूरी बढ़ने लगेगी। तो सबसे कम दूरी क्या मैं बोल सकता हूं, वेग बराबर होने पर है, क्योंकि उससे पहले ये तेज चल रहा था, वो धीरे था, दूरी कम हो रही थी। उसके बाद ये तेज चल रहा है, दूरी बढ़ रही है। तो दूरी कम होगी जब दोनों का वेग बराबर होगा। तो वेग समान होने पर दूरी न्यूनतम होगी। अब इस चीज को काम में लेके आगे सॉल्व करना है, वही कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी है। लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय से पहले वो वेग ज्ञात कर लो जब वेग समान है। तो देखो, जब वेग में रिलेशन निकालना हो और बाह्य बल दोनों पे मिला के जीरो, आपस में एक दूसरे पे लगा रहे, बाह्य बल जीरो है तो संवेग संरक्षण लगा सकता है। तो संवेग संरक्षण लगाओ। शुरुआत में संवेग mu इसका है, उसका जीरो है, उधर ही पॉजिटिव मान लो। लास्ट में mv उसका वेग, तो इसका भी mv है। लास्ट में कब, जब वेग बराबर हो गया। ठीक, तो v की वैल्यू आ गई u/2, क्योंकि ये 2 है, ये 1 है। तो इसका मतलब जब इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी तब दोनों का वेग आधा आधा होगा। वेग आधा आधा, तो गतिज ऊर्जा जो भी पहले थी उसकी 1/4 ये ना वेग का वर्ग होती है। तो ऊर्जा संरक्षण, वेग चौथाई इसलिए बोला था कि स्थितिज ऊर्जा बोल सके कि बाकी 1/4 या आधी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन यहां से आ ही जाएगा। तो पहले की स्थितिज ऊर्जा, पहले की गतिज ऊर्जा, बाद की स्थितिज ऊर्जा, बाद की गतिज ऊर्जा। पहले स्थितिज ऊर्जा अनंत पे है स्थितिज ऊर्जा। हाँ, अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा किसकी, दोनों गति कर रहे हैं, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिख रहे हैं। पहले भी वो निकाय की थी, बस वो गति नहीं कर रहा था। तो ये जो ऊर्जा लिख रहे हैं निकाय की, वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि कार्य ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण दोनों पे मिला के लगा रहे हैं, तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या लिखेंगे, पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों के कारण पेयर बनाना है तो KQ1 Q2/R, एक ही तो पेयर है, पेयर ही तो बनाने, एक पेयर है तो इतनी ऊर्जा है। तो ऐसा मत करना कि एक की ऊर्जा ये दूसरे की ऊर्जा ये, डबल कर दिया। तो फिर ये भी सोचो कि एक की ऊर्जा और दूसरे की ऊर्जा जोड़ रहे हो तो उसका आधा होता है कुल ऊर्जा। इसलिए निकाय की जो ऊर्जा है वो KQ1 Q2/R ही है। यहाँ पे पहले अनंत पे है, 0 है, KQ1 Q2/R। गतिज ऊर्जा ½ mu² है। बाद में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी KQ1 Q2 दूरी इनके बीच की d मान लेते हैं न्यूनतम, कुल मिला के ऊर्जा है। बाद में गतिज ऊर्जा ½ m, आधा वेग है एक का और दूसरे का आधा वेग है, और ये 1/4 1/4 1/4 हो गया ना, 1/4 गतिज ऊर्जा इसकी, 1/4 ये दोनों मिलके आधी हो जाएगी। तो इधर लोगे तो आधी गतिज ऊर्जा निकल गई इसमें से,
और वो है के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो 1/4 रह जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 के क्यू स्क्वायर बाई एम, यू स्क्वायर आ जाएगा क्या, यू स्क्वायर। इतनी दूरी आ जाएगी न्यूनतम। तो पहले जो आंसर आया था जब ये फिक्स था तो यहां पे आया था इतना, ये नहीं था, 1/2 2 आया था यहाँ पे। तो पहले जो आया उसकी दुगनी दूरी यहां पर रहेगी इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि ये भी गति करने लग गया था इसलिए। अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा में दो चीजों का और रिजल्ट याद रखना है स्थितिज ऊर्जा में, एक खोखले गोले का, एक ठोस गोले का। ये खोखला आवेशित गोला है तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा, इस तरह से आर त्रिज्या है, क्यू आवेश है, तो इसकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा है ये होती है के क्यू स्क्वायर बाय, बिंदु आवेश होता आर, लेकिन इसकी कुल मिला के खुद की कुल ऊर्जा इतनी होती है। कैसे कैलकुलेट करना है, एक एक आवेश को लाओ, क्योंकि बिंदु आवेश की ऊर्जा नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं कि u1 + u2 कर दिया, एक एक को अनंत से लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊर्जा आएगी खुद। ठोस गोला है, समान रूप से आवेशित है, तो इसकी ऊर्जा बोलते हैं हम 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये इसकी ऊर्जा होती है। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, खोखले गोले की कुल ऊर्जा कितनी होती है और ठोस गोले की कुल ऊर्जा कितनी आती है, सेल्फ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। अब किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आयतन की ऊर्जा, तो किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आयतन की जो ऊर्जा होगी du/dv, ये होती है 1/2 ε0 e²। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा 1/2 ε0 e² होती है। इससे भी ये दोनों रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो du बराबर हो जाएगा 1/2 ε0, अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं, अंदर वाले में तो इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं आएगा, बाहर वाले में विद्युत क्षेत्र को इंटीग्रेट करोगे। इधर लिखना है dv आयतन, गोले का पूरे का आयतन होता है 4πr, आयतन 4/3πr³। छोटा सा आयतन लेना है, खोखला गोला बोलो, तो इसके चारों तरफ एक खोखला गोला लें, इस खोखले गोले के अंदर ऊर्जा कितनी होगी, तो खोखले गोले का आयतन क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो du की वैल्यू आ जाएगी, k को 4πε0 लिख देंगे बाद में, k स्क्वायर 4πε0 जो इससे कट जाएगा, q स्क्वायर और r की पावर 4 r स्क्वायर नीचे रह जाएगा, dr। इंटीग्रेट करना है अनंत तक, r से अनंत तक बाहर, ये लिखा है मैंने, एक के कट गया और एक 4πε0 रह गया, तो q स्क्वायर के रहने दो, चलो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, और माइनस में अनंत रखेंगे तो 0, फिर बाद में एक और माइनस लगा के प्लस लिखेंगे तो r, मतलब इंटीग्रेट करके देखोगे ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अंदर वाला क्षेत्र और इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें जो हम ऊर्जा बोल रहे हैं, इसके अंदर संचित ऊर्जा, वो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर संचित ऊर्जा है। अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, अंदर संचित ऊर्जा 0, इसमें अंदर भी है, और वो अंदर वाला पार्ट जुड़ के, इसमें अंदर वाला पार्ट जुड़ के ही आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद स्थितिज ऊर्जा के बाद आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, विद्युत द्विध्रुव।
विद्युत द्विध्रुव, ये हम बोलते हैं अगर हमारे पास दो आवेश हो बराबर मान के लेकिन विपरीत नेचर के, तो एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को मिला के हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू कितनी, तो अगर इनके बीच की दूरी अगर d है तो विद्युत द्विध्रुव को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल दो कि ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन वैसे ही चीज़ है कि जैसे हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज़ को बोलने लग जाते हैं, वैसे विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सदिश राशि है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होती है Q इंटू डी के बराबर। दोनों आवेश बराबर ही है तो Q आवेश जो भी बराबर और विपरीत आवेश है और इनके बीच की दूरी d ये। अब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, ये P की डायरेक्शन होती है। तो P की डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसको विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं और ये इसकी डायरेक्शन सदिश राशि है। इकाई जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, आवेश कूलाम, दूरी मीटर में, विमा क्या हो जाएगी, धारा इंटू समय बोलते हैं, इंटू मीटर हो जाएगा, धारा इंटू समय तो आवेश इंटू मीटर ये विमा। सदिश राशि है, डायरेक्शन बनाई रखी है, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं। अब एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है कितना है कि एक आवेश है 2q और दो आवेश है -q -q, और ये एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हुए, भुजा A है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। द्विध्रुव आघूर्ण उन्हीं का ही बता सकते हैं जिनका कुल आवेश 0 हो, तो इनका कुल आवेश 0 है तो इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण बता सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक, अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये है कि बराबर आवेश होते हैं तो Q इंटू डी बोल देते हैं। अब बराबर आवेश ये तो है लेकिन बराबर साइन भी सेम हो गया, हमें तो नेगेटिव चाहिए, ये ज्यादा हो गया किसी एक से, लेकिन कुल मिला के 0 जरूर है। तो क्या करो, इसका पेयर बना दो, दो हिस्सों में तोड़ दो इसको तो इसके साथ ले लो, ये एक डाइपोल हो गया, इसको इसके साथ ले लो, सारे चार्ज इंक्लूड भी हो गए, डाइपोल भी बन गए। डाइपोल सदिश राशि है तो सदिश योग कर देंगे, तो इसका मतलब इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल इधर आ गया, कितना आ गया, Q इंटू दूरी, इन दोनों की वजह से एक डाइपोल आ गया, कितना आ गया, Q इंटू दूरी आ गए। कोण कितना है, समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण है, ये दोनों सदिश राशि है, तो अगर इनका सदिश योग करेंगे तो परिणामी तो बीच में ही आएगा, इधर वाले घटक तो कैंसिल हो गए, सदिश योग के लिए घटक करके जोड़ेंगे, इधर वाले घटक कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले जुड़ जाएंगे, तो कुल डाइपोल मोमेंट आ गया इसका घटक QA cos 30, ऐसे ही QA cos 30, इधर वाले 0, तो P की वैल्यू आ गई 2QA cos 30 की वैल्यू √3/2, ये इसका कुल डाइपोल मोमेंट आ गया। समझ में आई के बात। तो इस तरह से कोई भी निकाय जिसका कुल आवेश 0 है उसमें पेयर बना लो, युग्म, जहां पे भी देखे युग्म बना लो, हर एक युग्म का डाइपोल मोमेंट निकाल लो, डाइपोल सदिश राशि है, सदिश योग कर दो। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट, लाइन जरूरी नहीं है, इस तरह का भी निकाल सकते हैं। अब इस डाइपोल की वजह से हम विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पर और डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर विभव ज्ञात कर रहे हैं।
तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, दो कंडीशन में दो तरह से निकाल रहे, पहले अक्ष पर निकाल लेते हैं कि एक डायपोल है तो उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज पूरे डायपोल की वजह से निकालना। बिंदु आवेश का हमें रिजल्ट पता है, तो बिंदु आवेश वाला रिजल्ट काम में ले लेंगे। ये दूरी है डी। अब डायपोल में किसी अक्ष वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो जो दूरी नापते हैं हमेशा सेंटर से नाप रहे होते हैं। तो उसके सेंटर से आर दूरी इधर एक पॉइंट ले रखा है यहां पे। इस पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो प्लस वाले का जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो तो धनावेश से दूर की तरफ, माइनस वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा आवेश की तरफ। सदिश बना चुके, बचा केवल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या दिख रहा है, अंतर है ना। तो अब ध्यान रखना कि सदिश के लिए डायरेक्शन बन चुकी है, अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना बाकी है। तो विद्युत क्षेत्र कुल ई जो आएगा P पर विद्युत क्षेत्र, वो E इक्वल्स टू आ गया विद्युत क्षेत्र प्लस का और माइनस वाले का विपरीत है, इसलिए घटाएंगे, ये लिखना है। तो बोल दो जरा प्लस का विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश है ना, K Q बाय दूरी का स्क्वायर, ये होता है। अब ये दूरी कितनी है, पूरी R में से ये दूरी कम है, ये दूरी बीच वाला पॉइंट था d/2, R माइनस d/2 का स्क्वायर, सही लिखा। ऐसे ही माइनस वाले की वजह से लिखें, माइनस वाले की वजह से आ जाएगा KQ, मान लिखना है, माइनस नहीं लिखना एक्स्ट्रा। अभी पहले बोला था कि डायरेक्शन हम बना चुके, अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना बाकी है अपने लिए। KQ मैग्नीट्यूड बाय दूरी R से d/2 ज्यादा। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के लिए KQ कॉमन ले लो, कैल्शियम लेंगे तो ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, वर्क कर दो। R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, 2R प्लस d/2, तो RD हो जाएगा शायद। ये गुणनफल तो हो गया RD/2, लेकिन दुगना लिखना है, तो ये इसका वर्क किया, वो इधर आके गुणा होगा, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, वो माइनस था तो यहाँ पे -2R d/2, तो RD हो जाएगा। हो गया गुणा। अब नीचे वाले जो पद है उनको और गुणा कर दो, तो वर्ग तो है दोनों का, लेकिन ये लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर तो दोनों का बाहर रखा, ये a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन हमेशा ये लेंगे कि जो R की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा है D से, क्योंकि डायपोल, जब भी हम डायपोल की बात करते हैं तो एक छोटे डायपोल की बात करते हैं, और उसके कारण बाहर किसी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं दूरी पर। तो लें इसका जंक्शन लें, तो पहले जितनी कैलकुलेशन हो रही है पहले वो तो कर लें एक बार। R स्क्वायर कट गया, ये वाला भी कट गया वैल्यू, R इंटू डी प्लस R इंटू डी, 2R इंटू डी ऊपर। इसमें नेग्लिजिबल नहीं बोलना है डी को, पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी गुणा करते हैं तब नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, जोड़ बाकी में करते हैं, और वो भी फाइनल जोड़ बाकी जो आ गया उसके बाद। तो ये बचा है नीचे, अब इसमें जोड़ बाकी कर रहे हैं, घटा रहे हैं इसमें से, तो R स्क्वायर से की तुलना में ये बहुत कम है, तो यहां पे नेग्लिजिबल बोलो, तो नीचे पद रह गया R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, फिर आ गया 2KQ D बाय, ये क्या लिखा है 4 R क्यूब। Q इंटू डी क्या है, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया अक्ष पे 2KP बाय R क्यूब। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है 2KP बाय R क्यूब, किसके कारण, डायपोल के कारण अक्ष पे। अगला देखते हैं डायपोल के कारण समद्विभाजक पे, निरक्ष बोल दो, समद्विभाजक बोल दो।
तो कोई डाइपोल है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, बीच का सेपरेशन d का, और इनके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है यहां कहीं। सेंटर से दूरी नापते हैं तो सेंटर से r दूरी पर वो पॉइंट है। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र इनके कारण यहां पे लिखे हैं बिंदु आवेश के कारण। तो धनावेश अगर होता है तो विद्युत क्षेत्र आता है दूर की तरफ E प्लस। ऋणावेश अगर होता है तो विद्युत क्षेत्र होता है आवेश की तरफ E माइनस E प्लस। सही है। अब इस आवेश का परिमाण इसका परिमाण तो बराबर है, दूरी ये दूरी भी बराबर है। तो अगर दूरी और परिमाण बराबर है तो मान भी तो बराबर ही आएंगे। तो अगर ये दोनों मान बराबर है, कोण भी बराबर है, तो क्या लग रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? दोनों का सदिश योग। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान बराबर है, तो जो ऊपर नीचे वाले घटक होंगे बराबर और विपरीत कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कुल विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो आया इस पॉइंट पर वो हम बोलेंगे इसका घटक E साइन थीटा, इसका भी घटक E साइन थीटा। E इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो E प्लस के कारण और E माइनस के कारण बराबरी है। तो E की वैल्यू K Q बाय दूरी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये दूरी R हो गई, ये भी R हो गई, तो इस दूरी की वैल्यू लिख दो फिर। तो ये दूरी कितनी है? R स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर का रूट, लेकिन वर्क करना तो यही बचेगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई 2kq बाय R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। लेकिन अभी साइन थीटा की वैल्यू लिखना और बाकी रहेगी। साइन थीटा होगा लंब d/2 बटा कर्ण ये वाली वैल्यू d/2 डिवाइड बाई ये वैल्यू, और ये है R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 रूट। तो कुल विद्युत क्षेत्र इस वाले पॉइंट पर आ गया 2kq, 2 तो कैंसिल कर दो इसके साथ, d बाय R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। एक तो पूरा ये था, आधा ही है, ये आ गया। पहले दोनों धनावेश थे तो यहाँ पे x आता था, यहाँ पे x के बजाय इसमें d आ गया बस। अब हमें वही अजम्पशन लेना है कि अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है d से, तो जो रिजल्ट बनेगा कुल विद्युत क्षेत्र का, यहां तो d को नेगलेक्ट कर नहीं सकते, गुणा भाग में नहीं करना है, जोड़ बाकी में कर सकते हैं, वो भी फाइनल वाले जोड़ बाकी में। तो यहां पे इसको नेगलेक्ट कर दो, तो R स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब R क्यूब बन गया ये। तो जरा देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितना आ गया, K P, ये P है, डिवाइड बाय R क्यूब। तो अक्ष पर था 2kp बाय R क्यूब, निरक्ष पे होता है kp बाय R क्यूब, मतलब आधा। समान दूरी वाला पॉइंट है तो अगर समान दूरी वाला पॉइंट है तो अक्ष पर जितना विद्युत क्षेत्र होता है निरक्ष पे उससे डबल आता है, आधा आता है। डायरेक्शन और देखें, पहले में डायरेक्शन मिस कर गए अपन, तो उसमें जब प्लस माइनस चार्ज थे तो यहाँ पे इधर की ओर कुल विद्युत क्षेत्र आया था, प्लस वाले का ज्यादा था। तो हम बोल सकते हैं कि जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी उधर विद्युत क्षेत्र उसमें आया था। तो पिछले वाले में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में था, लेकिन इसमें किधर है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के विपरीत है। तो सदिश रूप में लिखोगे तो क्या लिखना है? माइनस, उसमें प्लस। तो अक्ष पे तो डाइपोल की दिशा में आता है, निरक्ष पे या समद्विभाजक पे डाइपोल के अपोजिट आता है। अक्ष की तुलना में निरक्ष पे आधा आता है समान दूरी पर। तो ये विद्युत क्षेत्र हुए अक्ष और समद्विभाजक पे। अब बात करते हैं कोई भी जनरल R, थीटा पे, क्योंकि जनरल रिजल्ट तो अब आएगा।
तो r कॉमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र, तो कोई डायपोल है, इसके केंद्र से किसी r दूरी पर एक कोई पॉइंट है जो डायपोल से थीटा एंगल पर है। तो इस r कॉमा थीटा पर हमें ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, करें क्या? डायपोल एक सदिश राशि है, ठीक है, घटक कर सकते हैं। तो डायपोल के दो घटक कर दो यहां पे एक बार। दो घटक इसलिए करें क्योंकि जो हमें रिजल्ट पता थे पहले वाले उनको काम में लेना चाह रहे हैं कि अगर मैं डायपोल का इस दिशा में घटक करूंगा P, तो ये अक्ष वाला पॉइंट हो जाएगा डायपोल की इसके लिए, और ये कितना आएगा P cos थीटा। डायपोल का अगर इधर वाला घटक होगा तो इसके लिए तो ये अक्ष वाला पॉइंट हुआ, और डायपोल का जो दूसरा घटक होगा, लंबवत ही होते हैं घटक हमेशा, तो दूसरा वाला घटक इसके लंबवत वाला आएगा। डायग्राम में जरूर नहीं बन रहा लेकिन ये लंबवत है, तो ये आएगा P जो निरक्ष वाला है या समद्विभाजक वाला है, और ये कितना आ जाएगा P sin थीटा। तो डायपोल के दो हिस्से कर लिए इसलिए क्योंकि एक अक्ष वाले पर रिजल्ट हमें पता है, निरक्ष वाला है तो उस पर भी रिजल्ट पता है। अब जो रिजल्ट आता है अक्ष वाले के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्ष की तरफ ही आता है, तो ये जो घटक है इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र डायपोल की दिशा में। और समद्विभाजक वाले के लिए, इस डायपोल के लिए इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र आएगा उसका उल्टा। घटक आपस में लंबवत है तो ये भी आपस में लंबवत है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, अक्ष पे किसी r कोमा थीटा पर निकालने के लिए दो हिस्से किए, एक अक्ष बना दिया, एक निरक्ष बना दिया। अब इन दोनों को देख रहे हैं, तो डायपोल से थीटा एंगल पर ये पॉइंट था r दूरी पर, एक विद्युत क्षेत्र का घटक इधर आया, अक्ष वाला है तो 2kp बाय आर क्यूब, यही होता है ना। तो डायपोल के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2kp बाय आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे p का मतलब क्या है, p cos थीटा। दूसरा जो घटक था उसकी वजह से उसके विपरीत आया डायपोल के, और निरक्ष पे आता है kp, p की वैल्यू है ये बाय आर क्यूब। दोनों घटक है तो इनका जो परिणामी आएगा वो कुल विद्युत क्षेत्र बताएगा। ऊर्ध्वाधर नहीं है, डायग्राम में बन जरूर गया, तो ये कुल विद्युत क्षेत्र हुआ। और यहां से किसी फाई एंगल पे, और यहां से मतलब इस एंगल लाइन से जो पहले से थीटा पे, तो थीटा से भी फाई पर ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का डायपोल से एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। तो ई कितना है, दोनों लंबवत घटक है, वर्ग करके जोड़ दें, तो ई की वैल्यू आ गई kp साइन थीटा आर क्यूब का स्क्वायर 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर और रूट। सही लिखा ना, घटक थे दोनों जोड़ दिए वर्ग करके। इनमें से kp बाय आर क्यूब बाहर ले लो, वर्ग के बाहर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लेंगे वर्ग बनेगा, रूट के बाहर लेंगे वापस ओरिजिनल बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहां पे बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ हो गए, तो ई की वैल्यू आ गई, यहां लिख रहा हूं kp बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसी जनरल r कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र आ गया। थीटा की वैल्यू 0 लेने का मतलब अक्ष होना चाहिए, 0 लेते ही ये 3 बनेगा, एक होता है ये, तो 3 1 4 का रूट 2 निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 लेते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, kp बाय आर क्यूब आ जाएगा, जैसा था वैसा ही। कोण, डायपोल से कोण, द्विध्रुव से कोण, तो द्विध्रुव से जो कोण है उसको कुछ नया नाम बोल दो, साई बोल दिया, तो वो कितना होगा, थीटा प्लस फाई। फाई कितना है, तो टेन फाई क्या लिखूंगा, फाई लंबवत घटक kp साइन थीटा बाय आर क्यूब बटा
ये क्षैतिज घटक 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, kp आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बट्टा 2। तो टेन फाई की वैल्यू है टेन थीटा बट्टा 2, थीटा बट्टा 2 नहीं है, कोण का आधा नहीं लिखा हुआ है, टेन थीटा लिया है फिर उसका आधा लिखा हुआ है, तो ये आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू डाइपोल से साई एंगल पर है जो है थीटा प्लस फाई, और फाई का मतलब है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ये हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, जनरल किसी भी पॉइंट पर। ठीक, अब इसके बाद डाइपोल के कारण विभव, तो द्विध्रुव के कारण सीधा आर कोमा थीटा पे निकाल रहे हैं, द्विध्रुव के कारण आर कोमा थीटा पर विभव जनरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कोई द्विध्रुव है, इससे किसी थीटा कोण पर कोई पॉइंट आर ले रखा है, इस पॉइंट पर हमें विभव निकालना है कितना है। ठीक है, तो इसके लिए इससे कुछ दूरी होगी, इससे कुछ दूरी होगी दोनों आवेश से, ये आवेश है नेगेटिव, ये आवेश है पॉजिटिव, ये है d/2, ये d/2। अब यहां से अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं, पहले से ले रखा है कि r की वैल्यू बहुत ज्यादा d से, यहां से अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि आगे वाली जो लंबाई है वो बराबर है। वो वाले तरीके तो है ही, अक्ष पे लेके पहले निकाल लो, समद्विभाजक पे निकाल लो, दोनों सदिश डाइपोल के दो घटक करके फिर जोड़ दो, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका देख रहे हैं कि यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, आगे वाली पूरी दूरी बराबर है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ये, तो ये लगभग समांतर सी लाइन होंगी बहुत ज्यादा दूरी पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर में से, पूरे आर में से इतनी दूरी कम कर दो, वो दूरी इसके पास है, और ऐसे यहां पे परपेंडिकुलर डाल दें तो पूरे आर में से इतनी दूरी बढ़ा दो, ये इसके पास है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो घटक कर लो, मतलब ये वैल्यू निकाल लो, ये d/2 है, ये थीटा है, तो ये d/2 बड़ी भुजा हो गई, ये हो गया d/2, ये नीचे सॉरी ये वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई d/2 cos थीटा। ऐसे यहां पर ये थीटा है तो ये दूरी हो गई d/2 cos थीटा, लिखा। अब लिख दो विभव इस P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लिखना है तो विभव बोलेंगे प्लस के कारण विभव माइनस के कारण। प्लस के कारण विभव कितना आया, KQ दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर, और ये दूरी कितनी है, पूरे आर में से इतना सा घटाना है। ऐसे उस वाले माइनस के कारण विभव नेगेटिव आएगा तो पहले नेगेटिव लगा दिया। दूरी उस आर में, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आर बराबर आर प्लस d/2 cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, KQ ये इधर जाएगा, कॉमन आएगा दोनों में से KQ, इधर गया r प्लस d/2 cos थीटा, ये इधर आया माइनस r माइनस d/2 cos थीटा, और डिवाइड में रह गया दोनों a माइनस बी a प्लस बी की जैसे हुए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये r से r गया तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई KQ d/2 प्लस d/2 d हो गया, और साथ में cos थीटा।
नीचे वाले में से डी बहुत कम है, हटा दिया, आर स्क्वायर। असम्पशन ये लेना था ना, तो डी बहुत छोटा है, आर की तुलना में, चाहे कॉस गुणाओ तो और भी छोटा हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई ये p के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट r कोमा थीटा पर विभव। अगर ये अक्ष वाला पॉइंट है, थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, 0 लेते ही 1 के पी बाय आर स्क्वायर। समद्विभाजक वाला पॉइंट है, थीटा की वैल्यू 90 लोगे, 90 लेते ही ये वैल्यू 0, विभव 0। 90 से उधर जाओगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, विभव नेगेटिव। इसका मतलब डाइपोल पर ये सारे पॉइंट 0 विभव वाले हैं, समद्विभाजक वाले। मतलब डाइपोल पे इसको हम समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं, 0 विभव वाली पृष्ठ। इससे इधर विभव पॉजिटिव होता है, इससे इधर विभव नेगेटिव होता है। तो ये आ गया डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। अब देखो आगे, अगर नियत विद्युत क्षेत्र में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर बल और बलाघूर्ण और ऊर्जा क्या होगी। तो नियत विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, क्योंकि द्विध्रुव खुद छोटा होगा तो ज़्यादातर कंडीशन ये रहेगी वो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। और अगर नियत विद्युत क्षेत्र है तो क्या कंडीशन होगी वो देख रहे हैं। नियत विद्युत क्षेत्र, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इधर वाले पॉइंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज है जिधर तीर का निशान है, दूसरा वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, ये इनके बीच की दूरी डी है, ऐसा ही है। अब यहां पर इस डाइपोल, थीटा कोण ले लेते हैं, ये यहां से थीटा कोण पर इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डाइपोल पर फोर्स देखना है, पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, टॉर्क देखना है, बलाघूर्ण देखना है। तो देखो, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होता है बराबर QE, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE। वैल्यू बची है ना, केवल वैल्यू, डायरेक्शन बना चुके अपन, ये हो गया बल। कुल बल कितना आया, एक पे जितना आगे की ओर आया दूसरे पे उतना ही विपरीत दिशा में आया, कितना, 0। तो हम बोल सकते हैं कि नियत विद्युत क्षेत्र में डाइपोल पर फोर्स 0 होता है। अगर विद्युत क्षेत्र नियत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पे वैल्यू अलग आ रही है, तो नॉन जीरो आएगा। 0 भी आ सकता है किसी सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर अभी 0 नहीं आएगा, अनियत विद्युत क्षेत्र है। तो नियत में तो 0 आना है। बल हो गया, बलाघूर्ण, अगर किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, बल 0 लग रहा है, तो बलाघूर्ण होता है बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। क्योंकि इनको बलयुग्म बोलते हैं, फिर बराबर मान के अगर बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो बलयुग्म बोलते हैं, और बल युग्मों पर बलाघूर्ण होता है बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये बोलेंगे किस पॉइंट के सापेक्ष, तो कोई भी पॉइंट ले लो, बल 0 है तो सभी पॉइंटों के सापेक्ष बलाघूर्ण सेम आता है। तो यहाँ पे वैसे तो सेंटर के सापेक्ष बोलेंगे, तो केंद्र के सापेक्ष बोल दो। बलाघूर्ण कितना आ जाएगा, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये डी है, ये थीटा है, डी थीटा, ये कॉस घटक, ये साइन घटक, लंबवत दूरी चाहिए तो डी साइन थीटा। आगे के बात समझ में, ये होगा। ये जो बल लग रहे हैं ये इसको घुमाएंगे, जैसे ये बल लगेंगे तो इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की जैसे।
तो अगर घड़ी की जैसे घुमा रहे हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? घड़ी की जैसे घुमा रहे हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की ओर। राइट हैंड थंब रूल से कि कैसे घुमा रहे, उधर उंगलियां घुमाओ, अंगूठा टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा, अंदर की ओर है। अब इसके अंदर E और Q इंटू डी डायपोल हो गया, Q इंटू डी P साइन थीटा। अब देखो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, टॉर्क भी सदिश है, साइन थीटा और दिख रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आएगा। तो बलागुण होता है यहां पर P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E देख सकते हो कि P की डायरेक्शन ये है, P से E की तरफ घुमा रहे हैं, तो P से E की तरफ राइट हैंड थंब रूल से घुमाओगे, अंदर की ओर ही आएगा। तो बल 0 होता है, बलागुण P क्रॉस E होता है। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो लिख रहे हैं। अब स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा के लिए रेफरेंस लेना होगा, और हम रेफरेंस लेते हैं जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा डायपोल, तो उसको हम 0 ऊर्जा मान रहे हैं। रेफरेंस लेना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा के लिए, अनंत पे 0 नहीं ले रहे यहां पे। तो जब डायपोल इस स्थिति में होगा तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 मान रहे हैं, 90 डिग्री जब एंगल है। तो किसी थीटा एंगल पे कितना होगा वो देखना है अपन को, तो कि यहां पे ऊर्जा कितनी है, ये ऊर्जा निकाली थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा, अगर अकेला कोई बिंदु आवेश होता तब तो आवेश इंटू विभव बोल देते, यहाँ पे विभव भी नहीं लिख सकते, नियत विद्युत क्षेत्र में तो विभवांतर लिखते हैं, तो विभवांतर में भी दिक्कत आएगी। तो कार्य से लिख दो कि यहां से यहां तक लाने में कार्य का, विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये था उसमें, ये करे थे अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पे भी वही है, 0 से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ लाने में कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो 90 डिग्री से थीटा तक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य लिख सकते हैं F डॉट S, इस पे अलग है, इस पे अलग है, ये भी लिख सकते हो। कार्य लिखने का तरीका ये भी है। तो थीटा पर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क है P क्रॉस E, P E साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना। लेकिन एक चीज है कि P E साइन थीटा है किधर, थीटा तो इधर है लेकिन बलागुण उसका उल्टा है, तो थीटा की डायरेक्शन के अपोजिट है बलागुण। ले जा कहां से कहां रहे हैं, 90 से थीटा पे। ठीक, तो ये u थीटा की वैल्यू आएगी, या ऐसे सोच लो कि अगर हम बल की दिशा में जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा, बल की दिशा में जाएंगे कार्य पॉजिटिव आएगा, स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आएगी, परिवर्तन। तो घटनी चाहिए, थीटा पे नेगेटिव आना चाहिए। मान लो बाई चांस अपने गड़बड़ हो जाए तो भी थीटा पे नेगेटिव लाना है। तो P नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, P E साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, 90 से थीटा। तो पहले थीटा रखेंगे कॉस, 90 रखेंगे कॉस 0, तो P E कॉस थीटा माइनस। तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ गई थीटा एंगल पे, कॉस थीटा है तो वो डॉट से आएगा, माइनस P डॉट E, ये थीटा एंगल पे स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो फाइनली ये आ गया कि नियत विद्युत क्षेत्र के अंदर डायपोल अगर रखा हुआ है, बल 0 होता है, बलागुण P क्रॉस E होता है, स्थितिज ऊर्जा माइनस P डॉट E होती है। 90 पे 0 मान दें इसको, 90 पे 0 माना तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कब आई डायपोल की, न्यूनतम वैल्यू कब आएगी, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तब सबसे कम PE, और ये कब होगी 0 पे। तो अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है। अगर ये वैल्यू -1 है तो प्लस हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा सबसे कम ज्यादा कब आएगी, इस स्थिति में कि डायपोल और विद्युत क्षेत्र विपरीत है तो 0 है, तो अधिकतम है। इस स्थिति में बलागुण कितना, 0, इस स्थिति में बलागुण कितना है, 0। जब ऐसे रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा 0 है, न्यूनतम नहीं है, 0 है, लेकिन बलागुण कितना है, मैक्सिमम है।
तो 90 डिग्री की स्थिति में बलागुण मैक्सिमम और 0 और 180 की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा मिनिमम और मैक्सिमम। जब स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होती है तो बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। इनको कुछ नहीं बोलते, ये न्यूनतम अधिकतम नहीं है, न्यूनतम अधिकतम पे ही बोलते हैं। और साम्यावस्था भी उसको बोलते हैं जब बल या बलागुण 0 होते हैं। तो बलागुण 0 वाली स्थिति साम्यावस्था हुई 0 या 180। 0 से थोड़ा सा खिसका के छोड़ेंगे, बल इस पे ऐसे लगेंगे वापस ले आए, इसलिए भी बोल सकते हैं स्थायी। अगर 180 पर रखेंगे तो बलागुण 0 है लेकिन थोड़ा सा खिसकाते ही बल लगे और पूरा पलट देंगे इसको, इसलिए भी अस्थायी बोल सकते हैं। तो स्थायी या अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति स्थायी की मिलेगी 0 डिग्री पे, अस्थायी की 90 पे मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल नियत विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब इसके बाद अपना जो पार्ट रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद, वो रहता है कंडक्टर वाला पार्ट। वो अपन कैपेसिटर के अंदर सही से समझ पाएंगे। तो अब ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कंडक्टर वाला पार्ट पूरा कैपेसिटर में, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक जो भी है वो पूरा पार्ट कैपेसिटर के अंदर हम देख रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।